नमस्कार, स्वागत है आपका लोकतंत्र 2017 के आज के सफर में। मैं हूं दीपक डोभाल। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। उत्तर प्रदेश के चौथे दौर का मतदान पूरा। 12 जिलों की 53 सीटों पर शाम 5 बजे तक 61% से ज्यादा वोटिंग। महोबा और प्रतापगढ़ में छिटपुट हिंसा। पोलिंग बूथों पर पहुंची कई बड़ी शख्सियतें। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी ने इलाहाबाद में डाला वोट। केशव प्रसाद मौर्य, नरेश उत्तम, प्रमोद तिवारी समेत कई बड़े नेताओं का मतदान। बाकी चरणों के लिए प्रचार तेज। प्रधानमंत्री ने 2 रैलियों में यूपी की कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। अखिलेश यादव और मायावती ने कहा, बीजेपी की हार पक्की। और मणिपुर में इरोम शर्मिला की प्रजा पार्टी ने जारी किया घोषणा पत्र। आपसपा हटाने पर जोर। महिला आरक्षण और लोकायुक्त गठन का वादा। और सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में चौथे दौर में भी भारी मतदान देखने को मिला। चुनाव आयोग के मुताबिक शाम 5 बजे तक 61% से ज्यादा लोगों ने मताधिकार का इस्तेमाल किया। कतार में लगे लोगों के आंकड़े जोड़ने में प्रतिशत अभी और बढ़ सकता है। प्रदेश के सभी 12 जिलों में लोगों के बीच भारी उत्साह देखने को मिला। ये तस्वीरें हैं उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों की, जहां चौथे दौर के लिए वोट डाले गए। कई इलाकों में सुबह 7 बजे से पहले ही लंबी कतारें देखी गई। युवा मतदाताओं में खासा उत्साह देखा गया। वोट डालोगे तभी परिवर्तन होगा, तभी जितने हम लोगों की संख्या बढ़ेगी, जिसको हम जिताएंगे तो हम अपने मन मुताबिक जो है उस आदमी को चयन कर पाएंगे। वोट हम अपनी नई सरकार को बदलने के लिए डालते हैं, जो हमारे जरूरतों को पूरा करते हैं। हर साल उनकी हमारी जनता के ऊपर उम्मीदों को खरा उतरने के लिए नई सरकार का आना बहुत जरूरी है। और एक वोट ही हार जीत तय करता है। जैसे बूंद बूंद से सागर बनता है, जैसे एक वोट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। सुबह के वक्त बड़ी तादाद में लोग घर से निकले। इसके बाद हालांकि मतदान प्रतिशत में गिरावट देखने को मिली, लेकिन शाम ढलने से पहले मतदान ने फिर से जोर पकड़ा। 59.9 in 2012 and 57.1% in 2014. As at 5 p.m., the voter turnout is 61% and counting. 61%? Yeah. We hope that it will go to about 63 or something. क्या युवा, क्या बुजुर्ग, मतदान के लिए सबने पोलिंग बूथ का रुख किया। महोबा के इस मतदाता का उत्साह देखिए। लाठी के बल सैकड़ों मीटर दूर से चलकर ये मतदान केंद्र पर पहुंची हैं। ऐसी तस्वीरें जगह जगह देखने को मिली। इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश भी व्हीलचेयर पर वोट डालने पहुंचे। इलेक्शन स्टाफ ने स्पेशली मेरे घर आकर सब व्हीलचेयर सब चीज का प्रबंध किया है। चेंज ये है, लोगों में जागरूकता है मतदान की तरफ। हम लोगों में होड़ लगी हुई है सुबह से कि 7 बजे पहुंचना है। ज्यादातर लोगों ने माना कि वोट डालते वक्त विकास का मुद्दा उनके जहन में रहा। युवाओं ने रोजगार और शिक्षा के मुद्दे पर खासा जोर दिया, तो वहीं महिलाओं ने महिला सुरक्षा पर। लड़कियां लोग जाती आती हैं बाहर, हर स्कूल कॉलेज सब व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। जो हम महिलाओं के लिए भी कुछ काम करें और हम लोग हर जगह सेफ महसूस करें, कहीं भी जाएं तो हमें डर भय ना रहे। रोड सड़क आई ना, सफाई, ईमानदार गवर्नमेंट हो, काम करे जनता के लिए। सबको अच्छी एजुकेशन मिले और सबके बारे में सोचे, जो भी गवर्नमेंट आए। सभी लोगों को रोजगार मिलना चाहिए और कानून व्यवस्था यहाँ का बहुत बड़ा मुद्दा है। कानून व्यवस्था ठीक होना चाहिए। यहाँ बहुत गड़बड़ है, यहाँ पर लूट मार और कानून व्यवस्था ध्वस्त है बिल्कुल यहाँ का। बुंदेलखंड के इलाके में कानून व्यवस्था भी कई लोगों के लिए चुनावी मुद्दा रहा, तो वहीं अल्पसंख्यक समुदाय के लिए अमन चैन को ध्यान में रखकर वोट डाला। हमको अपना खाना अपना गाना, सिर्फ
अमन चाहिए। जो आज जात बात पे और धार्मिक उन्माद पे जो हो रहा है, बिल्कुल कतई नहीं होना चाहिए। एक सा देखना चाहिए। जब जनता लाइन में लगी है और खड़ी है तो सबको एक नजर से देखना चाहिए। चुनाव आयोग ने मतदान के लिए खास इंतजाम किया। कई जगहों पर मॉडल पोलिंग स्टेशन बनाए गए। उत्तर प्रदेश के 12 जिलों की 53 सीटों पर पिछली बार समाजवादी पार्टी 24 सीट जीतकर सबसे आगे रही थी। कृति मिश्रा और रविंद्र सिंह शेरौन के साथ पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। और उत्तर प्रदेश के चुनावी दंगल में आम लोगों के साथ ही कई दिग्गज भी वोट डालते नजर आए। प्रदेश के त्रिकोणीय मुकाबले में हर दल ने अपनी अपनी जीत का दावा किया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में आम लोगों के साथ ही महत्वपूर्ण शख्सियतों ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी इलाहाबाद में अपना वोट डालने पहुंचे। मतदान के बाद उन्होंने वोट की अहमियत पर जोर दिया। मताधिकार के महत्व को समझने की आवश्यकता है। एक एक मत के आधार पर सरकारें बनती हैं, उनके कार्यक्रम लागू होते हैं और इसलिए प्रत्येक नागरिक को संविधान के आदेशों की या उसमें निर्देशों की या उसमें दिए गए प्रावधानों के अनुसार अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए। केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष होने के साथ ही इलाहाबाद के फूलपुर से पार्टी के सांसद भी हैं। उन्होंने सिविल लाइन्स इलाके में मतदान किया। हालांकि वो पार्टी सिंबल के साथ मतदान केंद्र के भीतर पहुंचे तो आचार संहिता उल्लंघन की चर्चा भी शुरू हो गई। उन्होंने गलती मानते हुए भूलवश ऐसा हो जाने की बात कही और प्रदेश में बीजेपी को बहुमत मिलने का दावा किया। यह मैं 2017 के चुनाव में स्पष्ट तौर से देख रहा हूं कि अब की बार 300 पार हम बहुत बड़ी बढ़त के साथ और जनता के आशीर्वाद से आगे बढ़ रहे हैं। आधा चुनाव हमारी पार्टी लड़ रही है, प्रत्याशी लड़ रहा है, लेकिन आधा चुनाव जनता लड़ रही है। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने हमीरपुर में अपना वोट डाला। उन्होंने इलाके में बीजेपी प्रत्याशियों को जिताने के लिए खूब मेहनत भी की। रायबरेली सदर विधानसभा क्षेत्र से लगातार 5 बार जीतने वाले अखिलेश सिंह के विजयी रथ को आगे बढ़ाने का जिम्मा इस बार उनकी बेटी अदिति सिंह के कंधों पर है। अदिति ने वोट डालने के बाद समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन की जीत का दावा किया। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, बहुत पॉजिटिव एक्सपीरियंस रहा है। बहुत प्यार और आशीर्वाद मिला है जनता से। बहुत ही पॉजिटिव और अच्छी चीज है गठबंधन। इससे हम लोग को भी फायदा हुआ है। आई एम प्रीटी श्योर कि गठबंधन की सरकार आएगी। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम ने फतेहपुर में, जबकि कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने प्रतापगढ़ में अपना वोट डाला। इनके अलावा भी कई अहम शख्सियतों ने मतदान में अपनी हिस्सेदारी निभाई। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उत्तर प्रदेश में चौथे दौर की वोटिंग में कई जगहों से हिंसक झड़पों की भी खबरें मिली हैं। महोबा और प्रतापगढ़ में विरोधी पार्टियों के समर्थक आपस में भिड़ गए। महोबा में बीएसपी समर्थकों की तरफ से हुई गोलीबारी में माहौल अशांत हो गया। ये तस्वीरें हैं महोबा जिले की। यहाँ पर तड़के 3 बजे समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के समर्थकों के बीच हुई झड़प में 3 लोग घायल हो गए। समाजवादी पार्टी उम्मीदवार सिंध गोपाल साहू के बेटे साकेत साहू समेत 2 और लोगों को गोली लगी है। सिंध गोपाल साहू इसके लिए बीएसपी उम्मीदवार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। बसपा के प्रत्याशी हरमर्दन सिंह के बेटे नाती और उसके करीब 50 साथियों ने मिलकर, जितने भी बताया उन्होंने, साथियों ने मिलकर उन्होंने हमला कर दिया है। गाड़ी में आगे पीछे ओवरटेक घेर के उन्होंने गोली चलाई, जैसे मेरे बेटे साकेत साहू को और एक हमारा तनवीर है जो जिलाध्यक्ष है, यूथ का जिलाध्यक्ष है, और एक कोई अज्ञात है उसको गोली लगी। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं का कहना है कि पुलिस ने उनकी मदद नहीं की। जिला प्रशासन घटना के बाद सतर्क हो गया है। मामला ऊपर तक पहुंचने के बाद प्रशासन ने दावा किया है कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसा मालूम पड़ा है कि दूसरी तरफ जो बसपा के प्रत्याशी हैं उनके पुत्र का नाम आ रहा है कि वो अपने साथियों के साथ थे और फायरिंग हुई जिसमें कि ये लोग घायल हुए हैं और अब इसमें इनसे तहरीर लेकर भी एफआईआर लिखवाई जा रही है और फिर कार्रवाई कराई जाएगी। जो भी दोषी सबके खिलाफ कार्रवाई कराई जाएगी। उनके समर्थक एवं रिश्तेदार आपस में एक दूसरे के साथ झगड़ गए थे, आपस में फायरिंग भी किया जिसमें 2 लोग इंजर्ड भी हैं, 3 लोग इंजर्ड हैं और उनका इलाज किया जा रहा है। एफआईआर दर्ज हो गई है और विधिक कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा प्रतापगढ़ में बीजेपी और बीएसपी कार्यकर्ताओं के बीच हुई झड़प में कुछ लोग घायल हो गए हैं। मामला फिलहाल काबू में है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। हमारे संवाददाता पंचानन मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन के जरिए। पंचानन, हमने देखा महोबा और प्रतापगढ़ में छिटपुट हिंसाएं हुई हैं, लेकिन उसके अलावा ओवरऑल कैसा रहा आज का मतदान?
पंचानन से हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि आज शांतिपूर्ण मतदान रहा। महोबा में जरूर कुछ हिंसक झड़पें देखने को मिली मतदान से पहले, हालांकि वहां पर फायरिंग हुई। बीएसपी प्रत्याशी के बेटे पर यह आरोप लगा है कि उन्होंने समाजवादी पार्टी उम्मीदवार के परिवार पर गोली चलाई। हालांकि अब स्थिति काबू में थी। वहां पर प्रशासन का दावा है कि शांतिपूर्ण मतदान उसके बाद वहां पर हुआ है, लेकिन प्रतापगढ़ से भी कुछ इसी तरह की छिटपुट हिंसा की खबरें वहां पर आई हैं। लेकिन कुल मिलाकर आज शांतिपूर्ण मतदान रहा। सुबह से ही 7 बजे से लोग अपने घरों से निकले, अपने मताधिकार का प्रयोग किया। आप देख रहे हैं पश्चिम बंगाल के राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी हों या केशव प्रसाद मौर्य हों या तमाम जो दिग्गज चेहरे हैं, सभी ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया और 61% से ज्यादा मतदान हुआ है 5 बजे तक। इसके बाद हो सकता है कि ये वोटिंग परसेंटेज और बढ़े, क्योंकि कतारों में लोग 5 बजे के बाद भी लगे हुए थे। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के बाकी चरणों के लिए धुआंधार प्रचार का सिलसिला जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को बहराइच और बस्ती में रैली की। यहां उन्होंने विरोधियों के तमाम सवालों का जवाब देने की कोशिश की और एक बार फिर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन की तीखी आलोचना की। उत्तर प्रदेश में 5वें और छठे दौर के लिए प्रचार तेज हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहराइच और बस्ती में रैली कर विरोधियों पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने कहा कि अखिलेश यादव ने मजबूरी में कांग्रेस से गठबंधन किया है। उन्होंने कहा कि राज्य की जनता किसी भी अवसरवादी गठबंधन को स्वीकार करने वाली नहीं है। 27 साल यूपी बेहाल कहने वाले और सत्ता के दरमियान यूपी को बेहाल करने वाले, ये कहने वाले और करने वाले मिल गए हैं। अब उत्तर प्रदेश का हाल क्या होगा, इसका आप अंदाज लगा सकते हैं। प्रधानमंत्री ने राज्य में कानून व्यवस्था को पूरी तरह से चौपट बताया। उन्होंने कहा कि महिलाएं रात में बाहर जाने की कल्पना भी नहीं कर सकती। उन्होंने राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए बीजेपी की सरकार बनाने की अपील की। और मैं यूपी का सांसद हूं, सांसद के नाते भी आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं खुद देखूंगा कि सरकार बनने के बाद पहली मीटिंग में ये मेरे किसानों का कर्ज माफ हो जाए, उसका निर्णय हो जाए। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में एक बार फिर नोटबंदी को जनता के हित में बताया। साथ ही काले धन पर सरकार की कोशिशों पर जोर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बीजेपी को जीत दिलाने के लिए पार्टी के बड़े नेता और केंद्रीय मंत्री भी मैदान में उतरे हुए हैं। पार्टी के आला नेता हर रैली में विरोधी दलों पर हमले तेज करते जा रहे हैं। पार्टी अध्यक्ष अमित शाह के निशाने पर लगातार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन है। वो हर रैली में गठबंधन को अवसरवादी बता रहे हैं। महाराजगंज और सुल्तानपुर की रैली में उन्होंने कहा कि केंद्र में बीजेपी की सरकार बनने के बाद देश और मजबूत हो गया है। जब हमारी सरकार है, कमल फूल की सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार है, इस सिसवा वालों की जो सरकार बनी है, उस वक्त गोलीबारी की शुरुआत तो आज भी पाकिस्तान की सेना करती है, मगर उसका अंत हिंदुस्तान की फौज करती है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी राज्य के पिछड़ेपन के लिए एसपी और बीएसपी की सरकारों को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने अखिलेश सरकार के कामकाज पर तंज भी कसा। काम बोलता है, काम बोलता है। मैं उन्हें बताना चाहता हूं, अखिलेश जी, काम बोलता नहीं है, काम दिखता है, लेकिन उत्तर प्रदेश के लोगों को काम इस धरती पर कहीं दिखाई नहीं दे रहा। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री और बीजेपी नेता वेंकैया नायडू ने बलिया में चुनावी रैली की। उन्होंने नोटबंदी समेत पाकिस्तान नीति पर विरोधियों के जवाब दिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जनता का मसीहा बताया। केंद्र सरकार गांव को ध्यान में रख के, गरीब को ध्यान में रख के, किसान को ध्यान में रख के, महिलाओं को ध्यान में रख के, युवाओं को ध्यान में रख के, मध्यम वर्ग को ध्यान में रख के कार्यक्रमों का रहा है। ये सरकार गरीबों का, ये सरकार गरीबों का मसीहा है। वहीं लखनऊ में केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने प्रदेश में बीजेपी को 250 से ज्यादा सीटें मिलने का दावा किया और बहुमत का भरोसा जताया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बलरामपुर में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी राज्य में चुनावी लड़ाई हार गई है और बीजेपी नेताओं की बिगड़ी भाषा इसका सबसे बड़ा सबूत है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपनी चुनावी सभा में
आरोप लगाया कि बीजेपी के पास जनता को बताने के लिए कोई उपलब्धि नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर केंद्र सरकार ने जनता के लिए कोई काम किया होता तो बीजेपी को सांप्रदायिकता का सहारा नहीं लेना पड़ता। और हम तो कहते हैं ये बहस अगर करना चाहे प्रधानमंत्री जी, कोई इधर उधर की बहस न करें। लोकतंत्र में जनता इसलिए चुनती है कि जनता के लिए काम किया जाए। ये लोकतंत्र में ताकत है सबको, ये अधिकार मिला है कि एक एक वोट डाल करके सरकारें बनाते हैं। हम तो कहते हैं प्रधानमंत्री हमारे उत्तर प्रदेश को मत उलझाओ। अगर आप कहते हो कि गोद लिया बेटा है आप, हम तो कहते हैं कि बताओ हम तो उत्तर प्रदेश के ही हैं, हमें कौन गोद लेगा। हम समझते यही जनता हम लोगों को गोद लेकर के एक बार फिर सरकार बनाने का काम करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जैसे जैसे बीजेपी चुनाव हार रही है, उनके नेताओं की भाषा बदल रही है। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी नेताओं के बिगड़ते बोल उनकी हताशा जाहिर करते हैं। प्रधानमंत्री तो दुनिया के जाने कितने देश घूम आए, हर जगह हो आए, हमारे और आपके लिए कुछ नहीं लाए। बताओ कुछ लाए हो तो बता दो। इनसे ज्यादा गुमराह करने वाला कोई दल नहीं है। बताइए, हम तो कहां से कबूतर पढ़ते रहे, कहां से क्या पढ़ा रहे हैं हम लोगों को, बताइए। कमाल के लोग हैं, ये भाषा भी दूसरी पढ़ाना चाहते हैं हम लोगों को। ये उत्तर प्रदेश है, इस बार तुम्हारा कबूतर न उड़ा तो कहिएगा इस उत्तर प्रदेश से। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने चुनाव में हार मान ली है और अब बीएसपी के साथ गठजोड़ की कोशिशों में जुटी है। उन्होंने कहा कि बीएसपी पहले भी बीजेपी के साथ सरकार बना चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी अमेठी के गौरीगंज में चुनावी रैली करने पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र की बीजेपी सरकार किसानों से जुड़े मुद्दों पर गंभीर नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री कुछ पूंजीपतियों के अलावा किसी और की नहीं सोचते। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों के मुद्दों को गंभीरता से नहीं लेते। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री कहते हैं यूपी में बीजेपी की सरकार बनने पर किसानों का कर्ज माफ करेंगे। किसानों का कर्ज माफ करने के लिए किसी राज्य का सीएम होना जरूरी नहीं है। मोदी जी, अगर आप किसान का कर्जा माफ करना चाहते हो, आप हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हो, आपको उत्तर प्रदेश की सरकार की कोई जरूरत नहीं। आप जाइए, कैबिनेट मीटिंग में जाइए, अपनी कैबिनेट को बुलाइए, मंत्रियों को बुलाइए और वहां ऑर्डर दे दीजिए कि मैं हिंदुस्तान के किसान का, उत्तर प्रदेश का किसान का कर्जा माफ कर रहा हूं। राहुल गांधी ने कहा कि जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है, मोदी जी परेशान हो रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि संभावित हार से परेशान प्रधानमंत्री अब सांप्रदायिक बयानों के जरिए लोगों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और बनारस में चुनाव लड़े और वायदे किए। मेरे पास लिस्ट है वायदों की। गए हैं आप, बन गई रिंग रोड, बन गई मेट्रो, साफ हो गया बनारस, गंगा साफ हो गई। कुछ नहीं। मोदी जी, रिश्ते निभाने से बनते हैं, जताने से नहीं। कांग्रेस उपाध्यक्ष ने कहा कि वो बेरोजगारी बढ़ने और किसानों की बदहाली को लेकर चिंतित हैं। उन्होंने दावा किया कि राज्य में अगली सरकार कांग्रेस समाजवादी पार्टी गठबंधन की बनेगी और लोगों की मुश्किलें खत्म होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बीएसपी प्रमुख मायावती ने अंबेडकर नगर और बहराइच की रैली में बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के बयान को आपत्तिजनक करार दिया। मायावती ने दावा किया कि मौजूदा चुनाव में बीएसपी अकेले दम पर ही सरकार बना रही है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने अंबेडकर नगर की रैली में बीजेपी की तीखी आलोचना की। उन्होंने बीजेपी अध्यक्ष के बयान की तीखी निंदा की। मायावती ने कहा कि विरोधी पार्टियों को कसाब कहा जाना बीजेपी की छटपटाहट को दर्शाता है। श्री अमित शाह ने जो अपने विरोधियों को कसाब की अर्थात आतंकियों की संज्ञा दी है, तो वे अति शर्मनाक, वे इनकी खुद की रही इस किस्म की घटिया सोच को ही पूर्ण रूप से दर्शाता है। इनका यानी कि बीजेपी का बिहार प्रदेश से भी काफी बुरा हाल करना है, काफी बुरा हाल आप लोगों को करना है। मायावती ने एक बार फिर अल्पसंख्यकों और दलितों के मुद्दे उठाए। उन्होंने फिर से कहा कि अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो वो संवैधानिक आरक्षण को खत्म करने की कोशिश करेगी, जबकि बीएसपी गरीब, सवर्ण और अल्पसंख्यकों को आरक्षण देने के पक्ष में है। यहाँ अपर कास्ट समाज
एवं अल्पसंख्यक समाज के गरीब लोगों को भी आर्थिक आधार पर अलग से आरक्षण दिए जाने के लिए हमेशा इसकी पक्षधर रही है, जिसे फिर संविधान में संशोधन के जरिए केंद्र की सरकार को ही करना होगा। मायावती ने कहा कि समाजवादी पार्टी दो खेमे में बटी हुई है और चुनाव में बीएसपी के मुकाबले में कोई नहीं टिक रहा। मायावती ने केंद्र सरकार को एक बार फिर नोटबंदी के मुद्दे पर घेरा, जबकि प्रदेश सरकार को कानून व्यवस्था के मामले में विफल करार दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव अपने पुराने चुटीले रंग में प्रचार करते नजर आए। उन्होंने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाया कि वो लोगों को गुमराह करने वाले वादे करते हैं। लालू प्रसाद यादव ने लोकसभा चुनाव के दौरान केंद्र सरकार के वादों की लोगों को याद दिलाई और कहा कि केंद्र सरकार ने अच्छे दिन और हर खाते में 15-15 लाख रुपए देने का वादा किया था, जो पूरा नहीं हुआ। हर घर में खाता खोलना शुरू हुआ कि खाता खोल लो, जो खाता भी खोल लिया। 15-15 लाख लड़का लड़की पढ़ा लिखा बोलता था, मम्मी जी पापा जी 15-15 लाख रुपया मिलेगा, अच्छा दे जाएगा। पत्नी राबड़ी देवी बोली कि हम लोग को भी मिलेगा क्या? हम कहा कि तुम और हम भारत के जनसंख्या से अलग है क्या? और अब बात मणिपुर की। चुनाव आयोग ने जोर देकर कहा है कि मणिपुर में जारी आर्थिक नाकेबंदी का मतदान पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मुख्य चुनाव आयुक्त नसीम जैदी ने दावा किया कि मतदान के लिए भारी मात्रा में सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। ईवीएम की सुरक्षा के लिए स्ट्रांग रूम्स में भी सुरक्षा की व्यवस्था की जाएगी। नसीम जैदी ने उम्मीद जाहिर की कि इस बार मतदान के सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे। In election in 2012, more than 80% was the voting, but we appeal and we have been told by our machinery that this time this percentage should be higher, and we are working on our systematic voter education program to encourage people. इरोम शर्मिला की प्रजा पार्टी ने मणिपुर विधानसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी कर दिया है। आपसपा के खिलाफ 1.5 दशक तक अनशन करने वाली इरोम शर्मिला ने घोषणा पत्र में आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट को हटाने का वादा किया है। प्रजा पार्टी का दावा है कि सत्ता में आने पर महिलाओं को हर चुनी गई निकाय में आरक्षण दिया जाएगा और भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए लोकायुक्त की नियुक्ति भी की जाएगी। प्रजा पार्टी ने मणिपुर को भ्रष्टाचार मुक्त राज्य बनाने का दावा किया है। मणिपुर विधानसभा चुनाव से ठीक पहले केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि नगा समझौते में हर पक्ष की राय ली जाएगी। बीते साल एनएससीएन आईएम के साथ केंद्र के समझौते के बाद किरण रिजिजू ने साफ किया कि इससे अंतिम रूप देने से पहले सबसे राय मांगी जाएगी। आपको बता दें कि मणिपुर के लोग राज्य की भौगोलिक सीमा नगा के हाथों में जाने की आशंका के चलते संशय में है। किरण रिजिजू का ये बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस हफ्ते प्रस्तावित चुनावी रैली से ठीक पहले आया है, लिहाजा इसके राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। इसी के साथ लोकतंत्र 2017 के आज के सफर में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।